सभी को मेरा प्रणाम और जिंदाबाद। मैं सुनीति बोल रही हूँ जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय से, और आप सभी का यहाँ पे स्वागत। आज हम यहाँ मिल रहे हैं एक तरह की गंभीर समस्या को लेकर, जिसके संदर्भ में जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय और हमारे सहमना संगठन जो है वो काम कर रहे हैं। उसकी जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए और आपकी सहायता भी मांगने के लिए, ताकि ये सारा जो प्रश्न है और उसके हमने ढूंढे हुए विकल्प हैं वो सारे आप हमारे समाज तक, सरकार तक पहुंचाए। ये सवाल जो है वो है खास करके अभी महाराष्ट्र में, पूरे पश्चिम महाराष्ट्र, खासकर कोल्हापुर जिला और रत्नागिरी और रायगढ़ जिला, जहाँ पे बहुत बड़ी बाढ़ आई। ये एक असाधारण बाढ़ थी एक तरह से, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों से लगातार इस तरह की असाधारण वर्षा, मतलब थोड़े समय में बहुत ज्यादा बरसात होना आदि, और उसकी वजह से बाढ़ आ रही है करीब करीब हर साल 2 साल बाद, और ये जिसे अनप्रेसिडेंटेड कहा जा सकता है, इस तरह की है। तो इस बार भी जो बाढ़ आई, जिससे एक हाहाकार हुआ, और हम लोग उससे चिंतित थे, उसको लेकर हम सारे लोग चिंतित हैं, और सरकार भी एक तरह से रिलीफ का काम, कुछ पुनर्वास का भी काम कर रही है। लेकिन हम ये देखते हैं कि ये इस तरह की बाढ़ जो लगातार आ रही है, इसके क्या कारण हो सकते हैं। हमने जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय में 2005-6 जब 5 साल में सांगली जिला और कोल्हापुर जिला में बाढ़ आई थी, तब कृष्णा वैली का पूरा अध्ययन किया था, और एक उसका रिपोर्ट भी हमने सरकार को दिया था, जिसका एक कुछ इस्तेमाल सरकार ने किया है अपनी भूमिका तय करने में भी। लेकिन इसके अलावा हम देखते हैं कि एक तरफ बहुत ज्यादा बरसात, वो एक थोड़े समय में होना, लेकिन इसके अलावा कुछ चीजें हैं कि जो मानव निर्मित कही जा सकती है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चरल है, जैसे बांध, बड़े बांध हो या पुल हो या हाईवेज हो या नदी पात्र में अतिक्रमण हो, ऐसी काफी सारी चीजें दिखाई देती है। दूसरी बाजू हम ये देख रहे हैं कि ये सारा जो एक परिणाम है, खासकर बरसात का चक्र बदल जाना, या उसका कुछ उसमें कुछ नियमितता न होना, ये सारा होने का एक कारण बहुत बड़ा ग्लोबल वार्मिंग ये भी है, और जिसको हम नहीं बदल सकते। तो हमारी अभी यही एक हम कर सकते हैं कि उसको कैसे हम लोग उसके साथ जीना सीख लें, और इसीलिए हमें बहुत ज्यादा बदलाव, खास करके हमारे विकास की प्रकल्प परियोजनाएं, विकास नीति में करना बहुत जरूरी है, ये भी हम देख रहे हैं। तो इसको लेकर खासकर ये पूरे क्षेत्र में, लेकिन आज हम आपके सामने आए हैं वो खासकर रायगढ़ जिले में जो बाढ़ हुई और भूस्खलन भी हुआ, जिसके चलते तळीय ये गांव पूरा उसके नीचे धंस गया, और बहुत बड़ी हानि, 87 लोग उसमें मृत्यु उनका हुआ है। तो ये सारा जो हाहाकार है, वो कितना नैसर्गिक, कितना मानव निर्मित, ये भी हमें देखना है, उसकी कारण मीमांसा करनी है, उसका विश्लेषण करना है, और खास करके उसके विकल्प ढूंढना है, जिसके द्वारा केवल हमारा जनजीवन ही नहीं, बल्कि ये पूरी जो जल जंगल जमीन वाली हमारी वसुंधरा है, उसे भी बचाए रखे। तो ये अध्ययन खास करके मेधाताई पाटकर, जिन्हें आप जानते हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन का उनका जो योगदान है वो भी आप सब जानते हैं, और जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय की मेधाताई राष्ट्रीय समन्वयक है, संस्थापक सदस्य रही है। तो मेधाताई पाटकर ये इस सारे उपक्रम की उन्होंने अगुवाई की है। हमारे साथ अभी संजय मंगो जी है, जो हमारे जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय के राष्ट्रीय समन्वयक है, और खास करके वैकल्पिक या अपारंपरिक ऊर्जा पे उनका तज्ञता है। हमारे साथ अभी यूसुफ मेहर अली सेंटर से सीरत सातपुते जी है, फिर राष्ट्रीय सेवा दल से विलास किरोते जी अभी ज्वाइन होंगे, और अभी यूसुफ मेहर अली सेंटर से गुड्डी जी है।
ये सारे जो संगठन हैं, उन सारे संगठनों ने वहां पे रिलीफ का भी काम किया है और आज तक वहां जो काम चल रहा है वो भी कर रहे हैं। इसके साथ साथ NAPM के वो साथी रहे हैं और इस अध्ययन का भी वो हिस्सा रहे हैं। तो इन सब का भी मैं स्वागत करती हूँ। और मैं अभी मेधा ताई को से निवेदन करूंगी कि मेधा ताई ने खास करके ये जो रिपोर्ट है जो हमने इस अध्ययन के आधार पर बनाया है, जिसमें मैंने जैसे कहा कि कारणों का विश्लेषण और विकल्पों की दिशा, ये सारी हमने सुझाई है। आज ही हमने मुख्यमंत्री जी महाराष्ट्र के जो है उद्धव ठाकरे जी, उनको भी पत्र लिखकर ये रिपोर्ट भेज दिया है और आज ही हम आपके सामने वो प्रस्तुत कर रहे हैं। तो मेधा ताई से निवेदन है कि वो अपनी बात रखें। सभी पत्रकार, आज ये एक विशेष बात है कि हम सब लोग जो जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय की अगुवाई के तहत अलग अलग संस्था संगठनों से जुड़े हुए, जिनके सबके नाम लेने में मैं समय नहीं, पर यूसुफ मेहरअली सेंटर, मंडल, निर्मिति जैसे संस्था, एक प्रकार से ये एक छोटा सा अंतरिम अहवाल जो हमें तत्काल प्रकाशित करना और शासन और समाज तक पहुंचाना बहुत ही महत्व का लगा, वो आपके सामने और आपके सामने रखना चाहते हैं। साथियों, आप जानते ही हैं कि आज पूरी दुनिया में सूखा और बाढ़ का चक्र निश्चित रूप से क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन के कारण हो रहा है। लेकिन क्या इन सभी आपदाओं को हम प्राकृतिक आपदा कहकर छोड़ सकते हैं? नहीं, ये काफी हद तक शासन निर्मित होती है, मानव निर्मित होती है। और इसीलिए जबकि प्रकृति भी कभी बहुत ज्यादा बरसती है और उस पर्जन्यमान का भारी आघात समाज पर, संपदा पर, प्रकृति पर होता है, तब भी हम लोगों को केवल उतने पर्यावरणीय कारण भी प्रकृति के आघात के रूप में ही न देखते हुए पूरे उस क्षेत्र का अभ्यास और जो जो वहां नियोजन हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके तहत की कारण मीमांसा ये अहम लगती है। हम लोग रायगढ़ जिले पर ही इस रिपोर्ट को फोकस कर रहे हैं, जबकि चिपलून, रत्नागिरी जिले का और कोल्हापुर ये भी, और यहाँ के बाढ़ ग्रस्त भी रायगढ़ के बाढ़ के साथ कैसे जुड़ाव रखते हैं, क्या समान कारण मीमांसा होती है, ये हम बाद में जरूर देखने वाले हैं। लेकिन एक विशेषज्ञों की कमेटी बनाकर आगे बढ़ने के पहले हमें ये जरूरी लगा कि तत्काल शासन और समाज के सामने कुछ रखा जाए है। पर निश्चित ही इस आती है महाराष्ट्र शासन के तरफ से जो राहत पहुंची है, जिसमें बहुत ही तत्परता दिखाई दी गई है, ऐसे सभी कार्यों के लिए हमें शहर के महाड़ वासियों के साथ जो हम जरूर देते हैं। लेकिन राहत के बाद अब दौर शुरू हो ही चुका है पुनर्वास का। तो इस महाड़ और ग्रामीण क्षेत्र में रायगढ़ जिले में जो महापूर यानी बड़ी बाढ़ आई, जिसमें 108 गांव और करीबन 20,000 परिवार प्रभावित हुए, उन सब की आज की स्थिति क्या है और उनकी मांग नहीं, उनका अधिकार क्या है, ये हम देखते हुए इस नतीजे पर आए हैं कि पुनर्वास में निश्चित ही आजीविका को भी होना चाहिए और घर बसे। बेहद दुखद है, 87 लोगों की मौत हो चुकी है, किसी घर के माता पिता, पत्नी और बहन भी निकल गई है, गुजर गई है। ऐसी स्थिति में जो युवा नौकरी के लिए बाहर गए थे, वो बच्चे हैं, वो चाहते हैं कि उनके घर के साथ पुनर्वास में कम से कम 1000 चौरस मीटर का, चौरस फीट का बचा गई है। तो ऐसी मानसिक अवस्था दखल ली है, गृह निर्माण मंत्रालय ने, मुख्यमंत्री ने ली है, तो उनको एक घर दिया जाए जिससे वो तत्काल अपनी जिंदगी शुरू कर सके। पर भाव केवल तलिए का ही नहीं है, नाले जैसे गांव में भी मौतें हुई है। मृत्यु की जो संख्या है, नुकसान की पूरी भरपाई देना शासन का कर्तव्य है।
हमने देखा कि निसर्ग तूफान में जब उदय सामंत जी पहुंच गए रत्नागिरी के दापोली तहसील में और उन्होंने बात उठाई तो निश्चित कुछ भरपाई बढ़ गई, लेकिन नुकसान की जो भरपाई पंचनामे में आती है वो पूरी देना जरूरी है। हमारी बात ये भी है कि आजीविका खेती की भी प्रभावित हुई है पर कम, और दुकानदारों की, व्यापारियों की ज्यादा, मछली मारने वाले, मत्स्य व्यवसाय पर जीने वाले लोगों की भी अधिक। तो ऐसी स्थिति में किस प्रकार से सरकार आजीविका के नुकसान की भरपाई करेगी, इसका पूरा प्लान जाहिर होना जरूरी है और वह भी तत्काल। आज जिलाधिकारी बदल गए हैं पर कल्याणपुरकर जी जो पहले कामगार आयुक्त थे वो भी बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति होते हुए हमें लगता है कि शासन ने तत्काल एक विशेषज्ञों की और जिसमें संगठनों के कुछ प्रतिनिधि भी सहभागी हो जाए, संगठनों में स्थानीय संगठन होने हैं, महाड़ के शहर वासियों ने एक विशेषज्ञ और सक्रिय कार्यकर्ताओं का संगठन बनाया है, उनका भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए और उस समिति के साथ आयोजन बहुत बातों का करना पड़ेगा। जो पहाड़ के भूस्खलन से गांव या वाड़ी बर्बाद हुई है, ऐसी कम से कम 68 से 70 बाड़ियां हैं, तो इन सबको उनकी खेती से बहुत दूर नहीं ऐसी जगह पे पुनर्वसित करते समय भूखंड और घर के ही नहीं, उनकी आजीविका वहां कैसी चलेगी और उनके घर के लिए केवल प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं, एक विशेष आवास योजना के लिए अनुदान कितना मिलेगा, इसका भी जाहिर खबर देना, आदेश निकालना तत्काल बहुत जरूरी है। सरकार कुछ हद तक आगे बढ़ी चुकी है जिसका हम स्वागत करते हैं, पर मुझे लगता है कि इस आदिवासी क्षेत्र में खास करके जबकि पेशा कानून लागू है तो गांव की सहमति से और सहभागिता से एक प्लान बनना चाहिए जिसमें एक प्रकार से पब्लिक पार्टनरशिप हो, नहीं बड़े बड़े बिल्डर्स को लाकर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो। और इस पुनर्वास में ऐसे भी समुदायों की दखल लेनी चाहिए जिनकी दखल कई बार विस्थापितों में नहीं ली जाती है, जैसे मैंने कहा मछुआरों की, वैसे ही छोटे कारीगरों की, महिला किसान, महिला मजदूरों की, एकल महिला, विधवा महिला, ऐसे जो प्राथमिकता देने के जैसे समुदाय हैं उनकी भी ये महाराष्ट्र शासन करेगी। संवाद होना जरूरी है, उसके लिए मानना है। पर आज इस पुनर्वास के आगे चलकर फिर से जो 1989 से कम बाढ़ आती रही है और उसके भी पहले से 1923 में भी ब्रिटिश कार्यकाल में शुरू हुई है, तो उस बाढ़ के कारणों में जाना, गहराई से उस पर सोचना बेहद जरूरी है। हम धन्यवाद देते हैं, ऋण निर्देश किया है रिपोर्ट में कि महाड़ के कई सारे पर्यावरणवादी, कुछ भूतपूर्व अधिकारी, कुछ आर्किटेक्ट्स, कुछ सामाजिक कार्यकर्ता और भरतपुर से हम इन सभी के योगदान में सबसे पहला कारण है संरचनात्मक विकास का। कहने के लिए विकास कहते हैं, लेकिन आज देश भर इन हाईवे और फ्लाईओवर्स में जो हाहाकार मचाया, केरल में फ्लड आया और उसका एक कारण कि प्राकृतिक निकास होता आया है, वर्षों से, पीढ़ियों से ओवर्स बनते हैं तो हालत वही होता गया है। और हम देख के आए हैं कि रेलवे का पुल, कोंकण रेलवे का स्वागत रायगढ़ में दासगांव और सनगांव जैसी नदी अपनी काड़ और गांधारी जैसी उपनदियों में भी बाढ़ आने के बाद महाबलेश्वर से जो बाढ़ नीचे उतर आती है, उस बाढ़ के पानी को लेकर जो निकास करती आई है, लापन जब 2 किलोमीटर दूरी का था, चौड़ाई का था, तो वो आज 700 मीटर तक आया है, क्योंकि ये कोंकण रेलवे के पुल ने वो निकास की व्यवस्था एक प्रकार से बर्बाद की है। सभी महाड़ वासियों का ये आग्रह है कि इस पर तत्काल पुनर्विचार हो जाए और केंद्र को साथ लेकर, लेकिन महाराष्ट्र की ही अगुवाई में और आग्रह पर, क्योंकि शायद केंद्र का रेलवे मंत्रालय जवाब देगा या नहीं देगा, पर जरूरी है इस पर पुनर्विचार हो जाए और ये निकास की व्यवस्था फिर से पुनर्स्थापित की जाए। साथियों, इसके आगे चलकर अगर हम देखेंगे तो संरचनात्मक विकास का ही हिस्सा है मुंबई गोवा एक्सप्रेसवे। इंदापुर तक की पहली फेज के बाद जब दूसरी फेज में ये एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य गया तो क्या हुआ, यही हुआ कि
यही हुआ कि उसके भराव से जो भराव भी काफी हद तक टूट गया, और कुछ साल पहले रायगढ़ जिले का ही एक पुल बर्बाद हो ही गया था, लेकिन इस बार फिर उसके कारण भी ये बाढ़ बढ़ी है। 8 मीटर ऊंचाई पर जो महाड़ शहर है, वहां 5 मीटर ऊंचाई पर है, वहां 8 मीटर तक बाढ़ का पानी जाता रहा है, लेकिन इस बार जलस्तर जब 12 मीटर बना तो पहली मंजिल भी नहीं बचा पाए अपने घर के घर मालिक। और इसीलिए ये जरूरी है कि इस पर भी पुनर्विचार किया जाए, कौन सा भराव रखने देंगे और कौन सा भराव निकाल देंगे, और उसके बदले में विकल्प क्या होगा, इसका पूरा वैज्ञानिक और तांत्रिकीय अभ्यास तत्काल जरूरी है। ये लोगों का आग्रह और हमारा भी आग्रह है। तो ये NH-66 नाम का जो नेशनल हाईवे है, उसको नेशनल हाईवे एरिया अथॉरिटी से भी समन्वय करते हुए महाराष्ट्र शासन ने तत्काल पुनर्विचार के लिए सामने लाना जरूरी है। और आगे अगर कोंकण जिले में जहां बहुत सारी संरचना बनती गई है, उसमें कोई भी कार्य करना हो, पूरे वैज्ञानिक और पर्यावरणीय दृष्टि से विचार करने के बगैर उसको आगे नहीं बढ़ने दिया जाए, ये हम कह रहे हैं। पश्चिम घाट का हिस्सा है रायगढ़ जिला। आज पश्चिम घाट पर माधव गाडगिल की समिति जो केंद्र में सालों पहले पूर्व की सरकार ने बनाई थी, उनका रिपोर्ट सबसे अच्छा बाइबल है। अगर पश्चिम घाट बचाना है तो, लेकिन उसका आधार लेकर ही पश्चिम घाट ही हो रही है। और इसका भी एक उदाहरण है रायगढ़। आज पश्चिम घाट का सह्याद्री पर्वत जिस सीना तान के खड़े रहे पर्वत में, ऐसे है कि बार बार भूस्खलन बड़ा कार्य है विनाश का, विध्वंस का। और ये भूस्खलन इसीलिए हो रहा है क्योंकि पश्चिम घाट के सह्याद्री पर्वत के माथे पर रेत खनन जो अवैध है, 2013 में नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने बहुत सारे आदेश दिए हैं हर राज्य के मुख्य सचिव को, लेकिन मध्य प्रदेश में तो नर्मदा बर्बाद करती है अवैध रेत खनन की बात। तो महाराष्ट्र में भी, रायगढ़ जिले में भी जहां जहां नदियों पे रेत खनन चल रहा है, वहां जल चक्र प्रभावित होता है और कभी बाढ़ कभी सूखा यही नदी के घाटी के लोग भुगतते हैं। इस पर तत्काल रोक लगानी चाहिए। इसके लिए कानूनी आदेश है, पर पर्यावरण मंत्रालय के आदित्य ठाकरे जैसे युवा मंत्री ने इसकी तत्काल दखल लेनी चाहिए। लार्सन एंड टुब्रो कंपनी जैसे को क्रशर का बड़ा प्रोजेक्ट देना, इसके पहले बहुत सोचना जरूरी था और आज भी जरूरी है। रायगढ़ जिले में केवल हाईवे, एक्सप्रेसवे या कोंकण रेलवे नहीं आई है, औद्योगिक क्षेत्र भी प्रस्तापित हुए हैं। नागोठने के आगे 60 किलोमीटर पर जो औद्योगिक क्षेत्र है, वो पहले टेक्सटाइल मिल्स के लिए आरक्षित था। तो मुंबई के टेक्सटाइल मजदूरों का संघर्ष कौन नहीं जानता। वहां की मिल्स बंद हो गई, स्टूडियोज खड़े हो गए, पर उनके लिए रायगढ़ में जो औद्योगिक क्षेत्र आरक्षित किया था, वो आखिर में केमिकल जोन में क्यों बदला? ये सवाल वहां के रायगढ़ के निवासियों का और हमारा भी है। और इस औद्योगिक क्षेत्र के कारण क्या क्या नहीं हो रहा है, उसके कारण इन नदी वो है खतरनाक जहरना। बाढ़ आते ही इसका नतीजा क्या हुआ है, में छाले पड़ गए हैं उन लोगों के, लेकिन उसके साथ साथ मछुआरों के भी कई चीजें, बर्तन भी प्रभावित हुए हैं। तो सोचिए कि जिस पानी पर पीने का पानी के लिए, सिंचाई के लिए आधारित रहते हैं निवासी और प्रकृति निर्भर समुदाय, उस पानी को अगर इस प्रकार से जहरीला किया जाता है। बिरबाड़ी नाम का एक स्थान है जहां सीधे सरल केमिकल्स फेंके जाते हैं। मध्य प्रदेश में यही हालत है,
नर्मदा का भी पानी पीने लायक नहीं, इस प्रकार के रिपोर्ट्स हमारे हाथ में। तो ऐसी स्थिति में जरूरी है कि औद्योगिक क्षेत्र से जीरो डिस्चार्ज का पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का देखना और निगरानी करने का जो कर्तव्य है वो पूर्ण रूप से पालन किया जाए, नहीं तो बाढ़ के दौरान ही ये जहर और फैल जाएगा घर घर में और सीने सीने में। तो ये बहुत जरूरी है। पर जो घाट की कमजोरी और संवेदनशीलता एक प्रकार से बढ़ गई है, वो इतनी गंभीर हीट ही नहीं बढ़ रही है, केवल परिसर आ रहे हैं देश ही नहीं दुनिया में। तब जरूरी है कि पहाड़ पर क्रशिंग हो या जंगल का काटना हो, जिसमें कुछ स्थानीय माफिया लगे रहते हैं और स्थानीय लोगों को साथ लेकर बिना वणवा, ज्यादा अपन मराठीत वणवों को, ये भी गांव गांव में हो रहा है, इसको भी रोकना जरूरी है। कुछ गांववासी नाराज हो जाएंगे, कुछ माफिया हमला करने आएंगे, लेकिन जरूरी है कि इन सभी चीजों को, कि इन तमाम बर्बादी लाने वाले कार्यों को जब तक नहीं रोकेगा तब तक बाढ़ तो 70 बाड़ियों का पुनर्वास करने के लिए मजबूर महाराष्ट्र शासन उसकी संख्या और धकेला जाना भी चालू रहेगा। जाए केवल 1 लाख और 1.5 लाख से काम तो नहीं चलेगा, लेकिन ऐसी जो बाड़ियां हैं जो ऐसे खतरनाक अवस्था में खतरे में क्षेत्र में है, ऐसे स्थान पर बसी हुई है, उनके बारे में तत्काल नियोजन किया जाए। अगर उनको अभी हटाना है और फिर आगे ये प्रकृति पर के हमले रोकने हैं तो आज ही ये मौका है। महाराष्ट्र शासन इस पर भी स्थानीय प्रशासन ही नहीं, स्थानीय सामाजिक संगठन और संस्थाओं के साथ तत्काल चर्चा करे, ये जरूरी है। यूसुफ पैरली सेंटर एक संस्था है जिन्होंने तय किया है कि एक हाथ बाड़ी को वो अपने साथ जोड़कर उसका पूरा सही विकास करके दिखाए। वो सही विकास यहाँ के प्राकृतिक संपदा के आधार पर होना चाहिए, ये कहना जरूरी है, क्योंकि आज इस प्राकृतिक संपदा पर ही हमला होता है विकास के नाम पर। और इसीलिए आगे का रायगढ़ जिले का महाड़ और पोलादपुर तालुका का तहसीलों का पूरा नियोजन ये लोगों की सहभागिता से ही नहीं, पर्यावरणीय नियमों का पूरा पालन करते हुए ही आगे बढ़ना चाहिए। हम ये इसीलिए अधोरेखित कर रहे हैं कि करीबन 6 प्रोजेक्ट्स रायगढ़ जिले में अभी दरवाजे में खड़े हैं, भी शामिल है, और 6000 सैनिकों का संघर्ष सर्वहारा जन आंदोलन जैसे संगठन के साथ मिलकर जो जारी है, उसकी क्या जरूरत होती है, क्यों जरूरत होती है? एक प्रकार से भागीदारी और सहभागिता के साथ अगर आगे बढ़ती है तो संघर्ष की जरूरत नहीं होती है। हम चाहते हैं कि अब इस बाढ़ के बाद तो कम से कम वैध काम ही चले और पर्यावरणीय नियमावली को EIA 2020 में जो बदला जा रहा है उसका खुला विरोध अब हम तो कर ही रहे हैं, पर महाराष्ट्र सरकार भी करे। और पर्यावरणीय मुद्दे में जो जलवायु परिवर्तन का मुद्दा है जिस पर संजय मंगला गोपाल बात रखे, मैं इतना ही कहूंगी कि उसके कारण अभी जो ऊपर पहाड़ों से पश्चिम घाट से जो पानी बहता आ रहा है वो बहुत ही खतरनाक रूप में आ रहा है और हीट तो बढ़ी रही है, पर इवैपोरेशन बाष्पीभवन उतना नहीं बढ़ा है जितना पानी खतरनाक स्थिति में कम घंटों में ज्यादा पर्जन्यमान होने के बाद नीचे आ रहा है। तो इसीलिए बाढ़ तो निश्चित ही नहीं रोकी जा सकती है। तो फिर जलवायु परिवर्तन रोकने का जो एक्शन प्लान देश और दुनिया के स्तर पर बना है उसको महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्रालय की और कैबिनेट की नेतृत्व में आगे बढ़ाना जरूरी है। औद्योगिकरण ही केवल विकास है ये न मानते हुए रोजगार गारंटी योजना में 200 दिन और पलायन रोका जाए, जो कि करें बहुत मुश्किल से वापस लाना पड़ा था। और जरूरी है कि औद्योगिकरण में भी गृहोद्योग, ग्रामोद्योग जैसे जो पर्यावरण सुरक्षित रखने वाले और रोजगार मूलक उद्योगों को आगे बढ़ाना है, उसकी योजना स्थानिक लोगों के साथ बढ़ाई जाए। मैं इतना ही कहूंगी कि जल नियोजन एक बहुत बड़ा मुद्दा है और रायगढ़ जैसे प्राकृतिक दृष्टि से समृद्ध और कोंकण जैसे क्षेत्र में जल नियोजन में हर नदी घाटी को, जिसमें उपनदी पहले शामिल होगी और उससे भी छोटी छोटी नदी और नालों को शामिल किया जाएगा, उसके जलग्रहण क्षेत्र को इकाई मानकर किस प्रकार का नियोजन होना चाहिए
ये सोचना जरूरी है। केवल सावित्री और वशिष्ठी जैसी बड़ी नदियों पर ही ध्यान लेकर नहीं चलेगा, और उसके लिए तैयार है। पोल नाम के जो भूतपूर्व अधिकारी रहे हैं, उनके बहुत सारा अनुभव है कि जल नियोजन और निचरा भी, जो बांधों से भी बंध, देवड़े जैसा उदाहरण अर्जित भी हो गई है, संपदा अर्जित हुई है, पर बांध पूरे नहीं हुए। और हम ये नहीं कह रहे हैं कि बांध पूरे कीजिए, पर उन बांधों को लेकर भी एक पुनर्विचार होना चाहिए। हेटौड़े बांध का भी विरोध हुआ था, क्योंकि ऐसे बांधों के बहुत सारे असर आखिर प्रकृति पर जीने वाले खेतीहर समुदाय और अन्य समुदाय करके हर एक संरचना और हर एक विकास योजना जो पहले की है उसको भी देखा जाए। और अभी जो गाद आ रहा है पहाड़ से निकलकर, वो इतना चिकता है और कितना बड़े भरे गाद के कारण बाढ़ का स्तर और ऊंचा हो गया है, इसको भी देखना जरूरी है। मैं आखिरी का एक मुद्दा कहती हूँ कि जबकि तत्काल पुनर्वास का हिस्सा मानकर यहाँ की स्वास्थ्य की व्यवस्था सुधारनी चाहिए, जैसे सफाई में महाराष्ट्र शासन ने काफी अपना योगदान दिया और गांव वासियों ने, शहर वासियों ने भी दिया, पर अभी जरूरी है कि स्वास्थ्य की पूरी संरचना कोरोना के बाद ही नहीं, बाढ़ के बाद भी पुनर्विचारित होकर अधिक की जाए। और उसमें शासन, न केवल निजी कंपनियां ही मुद्दा है, भूगर्भ शास्त्र का। हमें खबर मिली कि गांव के पास ही जहां आज भूस्खलन का आघात हुआ है, कहीं 2-2 किलोमीटर तक दरार पड़ी हुई है। ये किस कारण हुआ है, ये देखना जरूरी है। 2000 में जब कच्छ का भूकंप आया था, हम वही थे और हर्ष गुप्ता कमेटी बनी थी, और जिसने पूरे देश का भूगर्भ का खतरे का नक्शा बनाया, भूगर्भ प्रवण क्षेत्र का बनाया। आज रायगढ़ के नए जिलाधिकारी भूगर्भ शास्त्रज्ञ हैं, तो निश्चित रूप से वो इस पर ज्यादा ध्यान दे सकते हैं। पर राज्य शासन ने निर्णय लेकर और हर्ष गुप्ता कमेटी का भी अहवाल सामने रखते हुए इसकी जांच करनी चाहिए कि क्या रायगढ़ जिले में भी ये खतरा दिख रहा है या साबित हो रहा है। साथियों, और कुछ न कहते हुए मैं यही कहूंगी कि आज समाज और शासन के समन्वय से जलवायु परिवर्तन के आघात रोकने के लिए, वैसे ही सूखा और बाढ़ का जलचक्र का आघात रोकने के लिए और हर नदी घाटी को जीवित रखने के लिए राहत, पुनर्वास और साथ साथ पर्यावरणीय आधार और वैज्ञानिक आधार, जिसको सही अर्थ से कहा जाए, उसके तहत बिल्डरों का, माफियाओं का, पूंजीपतियों का कोई भी दबाव प्रभाव न लेते हुए शासन और समाज मिलकर नियोजन करे, ये हमारी अपेक्षा है। यानी थोड़ा ज्यादा समय लिया होगा तो माफी चाहती हूँ, और गहराई में कोई सवाल होंगे तो उसका जवाब लेने का मौका जरूर लेना चाहती हूँ। पर उसके पहले हमारे कुछ साथी बात रखने वाले, सुनीति ताई, आप आगे बढ़े। जी धन्यवाद मेधा ताई। इसके बीच मैंने चैट बॉक्स में भी हमारी प्रेस नोट डाल दी है। मेधा ताई ने जो अभी बात आपके सामने रखी वो उसमें भी है, आप वो देख सकते हैं। और आपके सवालों के पहले मैं हमारे साथियों को से निवेदन करूंगी कि वो अपनी बात एकदम थोड़े में कहे। मैं सीरत ताई को पहले कहूंगी। सीरत ताई है साने गुरुजी राष्ट्रीय स्मारक की कार्यकर्ता है और उनका काम अभी रायगढ़ जिले में इस संदर्भ में चल रहा है। तो सीरत ताई, कृपया आप अपनी बात कहिए। धन्यवाद सुनीति ताई। साने गुरुजी राष्ट्रीय स्मारक जब से बाढ़ का बात ये आया हमारे पास कि 21-22 तारीख को महाड़ में बाढ़ आई है, उसी दिन से स्मारक निवास केंद्र के रूप में बाढ़ग्रस्तों के लिए काम करना चालू किया था। उसी के साथ जो 50 डॉक्टर्स तहसील ऑफिस से उन्हें निर्धारित किए थे महाड़ के लिए, वो भी साने गुरुजी राष्ट्रीय स्मारक में रह रहे थे। पशु वैद्यकीय विद्यालय के डॉक्टर्स भी आए थे, वो भी वहां पे रह रहे थे। तो एक निवास का ये हुआ था। जब भी राहत की बात होती है, जब भी राहत की एकदम स्टार्ट का हुआ था, वो टाइम ये चालू हुआ था। 28 जुलाई से एक्चुअली श्रम सहयोग का भी काम चालू हुआ। अब स्मारक के कार्यकर्ता वहां पे गए और उन्होंने श्रम सहयोग देना चालू किया और वहां पे सफाई का और बाकी सब जो काम है वो करने लगे। और लगातार 15 दिन तक साने गुरुजी राष्ट्रीय स्मारक के वॉलेंटियर्स है, उन्होंने वहां पे काम किया है।
31 जुलाई से स्मारक ने वहाँ पे मदद केंद्र एक चालू किया था, जहाँ पे जो अलग अलग गांवों में जो पर्जन्यग्रस्त थे, सिर्फ बाढ़ ही नहीं, जहाँ पे भूस्खलन हुआ था या फिर भूस्खलन होने की जो आशंका थी, वहाँ के जो गांव है वो 42 गांव है, उन्हीं के लिए एक स्मारक ने महाड़ में मदद केंद्र भी चालू किया था। 8 अगस्त तक ये काम वहां पे चालू रहा था। जब भी मैं मेधा ताई के साथ वहां पे गई, जब भी हमने देखा कि पर्यावरणीय इसमें लोग क्या बातें कर रहे हैं, या फिर वहां पे जो व्यापारी है उनका जो आर्थिक जो नुकसान हुआ है उनके बारे में जब भी मैंने सुना, या फिर मैंने जब भी जो कार्यकर्ता ने काम किया था वहां पे जाके उन्हीं से जो बातें समझी, वो सब देखने के बाद एक मन में आया कि अरे ये जो हो रहा है इसमें मानव निर्मित कितना है और नैसर्गिक आपत्ति कितनी है। तो मानव निर्मित जो बात है उसी को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं। जो निसर्ग का हमने जो जिस तरह से निसर्ग को हमने मरोड़ा है, जैसे अब हमें जैसे चाहिए वैसे उसे जैसे मरोड़ा है, तो मुझे लगता है कि ये सब इसमें जो मानव निर्मित है, जो हम लोगों ने जो किया है विकास के नाम पे, उसको कैसे रोका जाए या फिर उसको उसके लिए कैसे प्रबोधन किया जाए, लोगों से बातें की जाए, ये भी हमें मुझे लगता है कि सोचना चाहिए, और ये भी हमें करना है। अभी मेधा ताई ने तो काफी अहवाल में जो बातें रखी है वो सब तो आपने सुनी है। मुझे लगता है कि ये सब भी के लिए हम सब ने एक साथ आके काम आगे लेके जाना है, और ये सब काम जब भी हम लेके जा रहे हैं तो जो यंग ब्रिगेड है, जो तरुणाई हम बोलते हैं, उन्हें अपने साथ लेना है। साने गुरुजी राष्ट्रीय स्मारक या राष्ट्र सेवा दल ये तरुणाई को साथ में लेके इस तरह का काम आगे लेके जाना चाहती है। और मुझे लगता है कि ये जो सब चीजें हैं तरुणाई को भी समझ में आ रही है, जो पर्यावरण के बारे में है या फिर जो आर्थिक उपजीविका के बारे में है या पुनर्वास के बारे में, इन सब बातों के लिए भी हमें काफी काम करना पड़ेगा। लोगों के पास जाके लोगों से प्रबोधन भी करना पड़ेगा। सरकार के लेवल पे तो करना ही है, मगर लोगों के साथ भी जाके ये सब चीजें करनी पड़ेगी। मुझे लगता है कि मैंने 2 मिनट में मेरी बात रख दी है। मुझे यहाँ पे बोलने के लिए दिया, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। गुड्डी बहन, मैं आपसे निवेदन करूंगी, अपनी बात रखिए। गुड्डी बहन यह यूसुफ मेहर अली सेंटर से जुड़ी हुई है और रायगढ़ जिले में इन्होंने भी काफी काम किया है। गुड्डी बहन, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब हमारे एक दिन के नोटिस पे यहाँ हमारे साथ ही आए हैं। साथियों, यूसुफ मेहर अली सेंटर भी जिस तरीके से सेवा दल साने गुरुजी स्मारक ट्रस्ट, ये सब इस बाढ़ के तुरंत बाद सक्रिय हुए, वैसे ही मुंबई गोवा हाईवे में शुरुआत में ही जो समाजवादी एक संस्था है यूसुफ मेहर अली सेंटर, इन्होंने भी तुरंत ही उस बाढ़ के बाद काम करना उस क्षेत्र में शुरू किया। और सिर्फ इतना ही नहीं, हमारी पहले दिन से ही ये बात लोगों के बीच में चलने लगी कि इस बाढ़ के जो कारण है उसको लेकर हम क्या करेंगे उस तरीके से। तो एक जो हमेशा से एक विचार था वो ये था कि इस पूरे कोकण के विकास के अंदर, जो विकास हम सही मायनों वाला मानते हैं, उसमें एक कोने से एक कोने तक, यानी यहाँ जब पनवेल से शुरुआत हुई थी और सिंधु दुर्ग तक, इस पूरे क्षेत्र के अंदर कई सारी ऐसी संस्थाएं जो गांधी को मानती हैं और जो समाजवादी विचार से या प्रोग्रेसिव विचार से आती है, इनका सहयोग है। यूसुफ मेहर अली सेंटर हो, निर्मिति हो, साने गुरुजी स्मारक ट्रस्ट हो, बैरिस्टर नाथपई सेवांगन हो, NAPM जिस तरीके से काम कर रहा है, तो ऐसी संस्था संगठन जिन्होंने मिलकर इनका विकास किया है इस क्षेत्र को, उसको इस तरीके से बर्बाद नहीं होने देंगे। हम
क्या कहते हैं, इस पूरे विकास की जो आज का विकास जो सरकार या आज के मॉडल को जो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, उस मॉडल के मॉडल जो इस देश में वातावरण को लेकर, जो पर्यावरण को लेकर जो नुकसान पहुंचा रहा है, हम उसको किस तरीके से हम उसमें क्लाइमेट चेंज में न कंट्रीब्यूट करते हुए, ग्लोबल वार्मिंग में न कंट्रीब्यूट करते हुए कैसे हम और बढ़िया करें, उसको लेकर हम सोच रहे थे। तो बस मेरी बात में है कि कुछ यूसुफ नहर अली सेंटर, कुछ प्रयोगात्मक पुनर्वसन के काम वहां पर महाड़ जिले के अंदर, रायगढ़ जिले के अंदर महाड़ तालुका के अंदर, और रत्नागिरी जिले के अंदर चिपलून, ये 2 जगह NAPM और बाकी संवैचारिक संगठनों के साथ मिलकर करने वाला है। जब वो प्रयोग वहां पर शुरू होंगे 2 अक्टूबर के बाद, उन प्रयोगों के बारे में आप सबको हम जानकारी देंगे, और सरकार के साथ बातचीत करके हम जिस विकास की बात करते हैं उसके मॉडल पर आगे काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद गुड्डी बहन। अब मैं विलास भाई से निवेदन करूंगी कि वे राष्ट्र सेवा दल की ओर से अपनी बात रखें। विलास भाई किरोते जो इस अध्ययन में शामिल हुए हैं। नमस्ते सबको। भाइयों, तलिए के ये जो दुर्घटना हुई है, इससे पहले 30 जुलाई 2014 में हमारे अंबेगांव के तहसील में मालिन गांव में ऐसा ही दुर्घटना घटी थी, जहां 151 लोग शहीद हुए थे। मैं ये मालिन के बारे में अभी क्यों बात आपके सामने रख रहा हूं, क्योंकि ये जो हमेशा ऐसी दुर्घटनाएं घटती हैं, तो इसके बारे में गवर्नमेंट कैसा काम करती है, इसका एक जीता जागता उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। क्योंकि राष्ट्र सेवा दल की तरफ से मैं मालिन को कई बार जाके आया हूं, वहां थोड़ा बहुत हमने काम भी किया है। अभी भी हमारे राष्ट्र सेवा दल के कई साथियों ने महाड़, चिपड़ून काफी जगह पे जाके अच्छा काम किया है। साथी युवराज मोहिते जी, शरद कदम जी, सदाभाऊ मकदम जी, सभी लोग जाके अच्छा काम किया और अभी भी कर रहे हैं। लेकिन जैसे हमारे पहले प्रेसिडेंट गणेश देवी जी, अभी के प्रेसिडेंट गणेश देवी जी ने चार्ज लिया था, उसी समय मैंने हमारे राष्ट्र सेवा दल के मैनेजमेंट को एक प्रस्ताव रखा था लिखित रूप से, कि ऐसी जो दुर्घटनाएं पूरे देश में होती रहती है, उसके बारे में हमारे सेवा दल का एक सेल होना चाहिए, जो कि ऐसी घटनाओं का पहले भी स्टडी करेगी। जब घटना घटती है, होती है, तब हमारी सेवा दल की तरफ से क्या होना चाहिए और उसके बाद में भी हम क्या कर सकते हैं, तो इसके बारे में हमारी सोच जारी है। हम इसके बारे में कुछ ना कुछ पक्का जरूर करने वाले हैं। लेकिन फिर मैं जो पहली मेरी बात अभी दोहराना चाहता हूं कि जो मालिन 30 जुलाई 2014 को हुआ था, वहां 151 लोग शहीद हुए थे और उनको 68 यानी कि 68 घरों का निर्माण किया गया था। जो घर बनाए गए थे पूरी टेक्नोलॉजी यूज करके, स्टडी करके, लेकिन फिर भी घर बनाने के बाद कुछ महीनों के बाद ही उनको दरारें आ गई थी। ये मैं बात आपके सामने रखना चाहता हूं। दूसरी बात ये कि जिन लोगों के घर गए, काफी नुकसान हो चुका है, हुआ है, उनके लिए अभी तक, मैं फिर से दोहराता हूं कि अभी तक उनको पूरे पैमाने पर अच्छी तरह से पीने का पानी अभी भी नहीं मिल रहा है। जो पीने का पानी इन लोगों ने डैम के, यानी कि डिम्बा डैम के बैक वाटर से कुआं खोद के पानी उठाने की कोशिश की, वो अभी तक भी लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। जिन लोगों को 2 लाख और 5 लाख यानी कि 7-7 लाख रुपए मुआवजा दिया गया और कुछ लोगों को नौकरी दिलाने का आश्वासन दिया गया था, वो पूरा नहीं हो पाया। कुछ लोगों को नौकरी दी गई, लेकिन वो प्राइवेट कंपनी में उसको 4-5-6 हजार या 7-8 हजार ऑनोरियम या मानधन या जिसे पगार बोल सकते हैं हम, वो देने की ऐसी नौकरियां ऑफर की गई। वो लोग 1-2 महीना काम किया और छोड़ के चले गए। मैं ये सब आपके सामने इसलिए रख रहा हूं कि ऐसी ही चीजें तलिए के लिए ना होनी चाहिए, होनी नहीं चाहिए। अगर हमें पूरी तरह से, अच्छी तरह से तलिए हो, महाड़ हो, चिपड़ून हो, ये जो भी दुर्घटनाएं घटी हैं, इसमें जो भी हमारे भाई बहन
लोग हुतात्मा हुए हैं, जिनकी काफी पैमाने पर नुकसान हुआ है, उनको अगर अच्छी तरह से हमें न्याय दिलाना है, अच्छी तरह से मदद करनी है, तो जो जो पहाड़ियां अभी गवर्नमेंट ने सिलेक्ट की है कि जिसका पुनर्वास होना चाहिए, जो अभी फिर से तलीय या मालिन नहीं हो सके आगे चल के, इसलिए तो मैं ये आपके सामने रखना चाहता हूं कि गवर्नमेंट ने आंबेगांव तालुके की ऐसी जो 6 बाड़ियां चुन के निकाली है कि जिसका पुनर्वास करना चाहिए, नहीं तो आगे चल के उनका भी मालिन और तलीय हो सकता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि इन सब गांव को अभी तक यानी 2014 से 2021 तक 6-7 साल हो गए, खाली 90 लाख रुपए गवर्नमेंट ने अलॉट किए हैं 6 बाड़ियों के लिए, जो 6 बाड़ियां बस्तियां अंबेगांव ब्लॉक की हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ, आप सबके सामने रखना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट की जो पुनर्वास पॉलिसी है, गवर्नमेंट की जो काम का तरीका है, जो डिपार्टमेंट काम करते हैं, वो बहुत ही स्लो करते हैं, बहुत ही धीमे धीमे गति से करते हैं। उसकी वजह से फिर और कोई दूसरी दुर्घटना हो जाती है और फिर हम उसी के बारे में जुट जाते हैं, सोचते हैं या कुछ कुछ करने का प्रयास करते हैं। हम इस गुट से भी मैं विनती करता हूं और आए हुए सब पत्रकार भाइयों से भी विनती करता हूं कि जो पुनर्वास के मॉडल हैं, जो मॉडल रखना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, उसके बारे में भी फिर से सोचने की जरूरत है। ये जो सोच आप बनाएंगे वो लोगों को साथ में लेके बनाना पड़ेगा। और जो इकोलॉजी का डिग्रेडेशन हो रहा है, पर्यावरण का ह्रास हो रहा है, उसके बारे में पहले से ही सोचना चाहिए कि जहां ऐसी दुर्घटना हो सकती है, जहां तलीय मालिन जैसे गांव बसे हुए हैं, उनको पहले से हम सावधानी के मैसेज दे करते हैं। आपका लेकिन मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। मैं केवल अभी पत्रकार मित्रों से निवेदन करूंगी कि उनके अगर कुछ सवाल है तो वो पूछे, मेधातई और बाकियों को भी, और फिर संजय भाई अपने समापन के साथ अपनी बात जोड़ेंगे। तो पत्रकार मित्रों से निवेदन है कि कुछ बात आपको पूछनी है तो। हाँ किरण भाई पूछिए। मेधाताई, प्रश्न असा आहे की तुम्ही सर्वांनीच खूप चांगल्या पद्धतीनं पर्यावरण आणि एकूणच जी काय महापूर आल्या इकडच्या साईडला त्याच्या संदर्भात मांडणी केली, पण यातला महत्वाचा, आता तुम्ही गेली जवळपास नाही म्हटलं तर 20-25 वर्ष झाले या सगळ्या क्षेत्रांमध्ये काम करतायत, पण लोकांच्या अजेंड्यावरती आणि पॉलिटिकल अजेंड्यावरती हे प्रश्न नाहीये. म्हणजे जोपर्यंत त्यांच्या अजेंड्यावरती हे प्रश्न आहेत, लोकांना पर्यावरणाचे प्रश्न हे प्रश्नच वाटत नाही अजूनही. ते त्यांच्याकडे नैसर्गिक आपत्ती म्हणून बघतात, आमच्या नशीब प्रारब्ध झालं आणि असे. तर याच्यासाठी काही आपल्याकडे ठोस असे काही करण्याचा योजना आहे का? कारण की लोकांना जोपर्यंत या संदर्भातली भीती वाटत नाही की माझ्या इथे समजा एखादा म्हणजे धरण बनतंय किंवा एखादा हायवे बनतोय किंवा एखाद्या पश्चिम घाटातला मोठा डोंगर तोडला जातोय किंवा तिथे दगडखानी चालू आहेत, याच्या संदर्भात लोकांमध्ये अशा पद्धतीचं काही नाही. कारण की आता तुम्ही इतकी वर्ष काम करतायत, सर्वच लोक वेगवेगळ्या पद्धतीने काम करतायत, पण लोक काही त्याच्यामध्ये आणि लोकांच्या अजेंड्यावर नाही, त्यामुळे तो पॉलिटिकल अजेंड्यावरती नाहीये. त्याच्या संदर्भात आपण काही करतो आहोत का? कारण की त्याच्याशिवाय याला मोठ्या प्रमाणामध्ये हे होईल असं वाटत नाही. नाही, अगदी बरोबर आहे तुमचं म्हणणं. ऐकू येतंय ना आवाज? हो, येतो ऐकायला. होतंय, बोला. ते अगदी खरं आहे तुमचं म्हणणं. हा मुद्दा आता इथे आम्ही हायलाइट केला नसला तरी आम्ही अशी मागणी करतो आहोत की महाराष्ट्र शासनाने तत्काळ आमच्यासारख्या रायगड जिल्ह्यातल्या आणि देशातल्या जनसंघटनांबरोबर, निदान महाराष्ट्रातल्या आणि काही विशेष व्यक्तींबरोबर तत्काळ एक बैठक घ्यावी आणि त्यामध्ये चर्चा होऊन आपला अजेंडा बनवावा. मग तो अजेंडा पर्यावरण सुरक्षेचाही असेल आणि तो अजेंडा विकासाचाही असेल. आज विकासाच्या नावाने निवडणुका जिंकल्या जातात, परंतु विकासाच्या नावाने विनाश, विस्थापन आणि विषमता या 3च बाबी पुढे ढकलल्या जात आहेत. आणि कोकणासारखा समृद्ध क्षेत्रामधला विकास हा खरोखर शेती आणि निसर्गाच्या आधारित व्हायला पाहिजे. त्यातून आजीविकेचं, रोजगाराचं निर्माण व्हायला पाहिजे आणि लोकांच्या मूलभूत गरजा एक प्रकारे आत्मनिर्भर गाव आणि आत्मनिर्भर जिल्हा याच्या नियोजनाने भागल्या पाहिजे.
म्हणून ऍडव्हान्टेज महाराष्ट्र अशा प्रकारचे जे रिपोर्ट्स आणि ज्या योजना प्रस्तावित होत्या त्याच्यामध्ये हा विचार जितका हवा तितका प्रतिबिंबित होताना दिसत नाही, हे दुर्दैव आहे. आणि यामुळे लोकांच्या मधली जनजागृती ज्या वेळेला ते प्रभावित होतात, बाधित होतात, तेव्हाच होऊन चालणार नाही, की हो. आपण भुक्तभोगी झाल्यानंतर मग आवाज उठवणं. आणि म्हणून खरोखर हा रिपोर्ट सुद्धा आम्ही हिंदीमध्ये लिहिलाय तेवढ्यासाठी, की कुठल्याही ठिकाणी घडलेली आपदा, मग ती सुनामी असो की कच्छचा भूकंप असो की काश्मीर मधला फ्लड असो, प्रत्येक वेळेला तिथे पोहोचून आम्ही तो रिपोर्ट घेतलेला आहे, तो राष्ट्रीय स्तरावरती पोहोचवण्याचा प्रयत्न करत आहोत. आपल्याला सुद्धा आग्रह आहे की आपणही सरकार पुढे आग्रह धरावा की आता तरी कोकण वाचवा, सह्याद्री वाचवा, पश्चिम घाट वाचवा आणि देश वाचवा, त्याच्या नद्या वाचवा, डोंगर वाचवा, पहाड वाचवा. जंगल वाचवा, हा आवाज उठला पाहिजे आणि शासनाने सुद्धा स्वतःहून या दिशेने प्रयत्न करावा, असं आमचं महाविकास आघाडीला आवाहन आहे. आणि संवादशील आहे आताचं सरकार, मागच्या सरकारने कधी संवाद केलाच नाही आमच्या मुद्द्यांवरती. म्हणून आवश्यक आहे की त्यांनी या मुद्द्यावरती तत्काळ बैठक घ्यावी. उदय सामंतजी असतील, अनिल परब असतील, जे जे कोकणामधले पालकमंत्री आहेत, त्यांच्या बरोबरच पर्यावरण मंत्री आदिती तटकरेंनी सुद्धा खूप गावागावात पोहोचून काम केल्याचं आम्ही ऐकतो. हे सगळेजण बसू शकतात मुख्यमंत्र्यांसह, उपमुख्यमंत्र्यांसह आणि यावरती चर्चा सघन होऊ शकते. त्याच्यासाठी 2 दिवसाचं संमेलन घेतलं तरी आम्ही त्याचं स्वागतच करू. आणि मग जनजागृती करण्याचं काम तर जनसंघटनांनाच करावं लागणार. पण राजनीतिक पक्षांना सुद्धा आमचं आवाहन आहे की आता लगेच निवडणुका नाही आहेत ना डोळ्यासमोर, असतील नगरपालिकांच्या वगैरे, पण तुम्ही आता ह्या उरलेल्या काही वर्षांमध्ये हा सुद्धा अजेंडा बनवा, पर्यावरण वाचवण्याचा, देश वाचवण्याचा, जो केंद्रातल्या सरकारकडून अपेक्षा करूच शकत नाही असं चित्र त्यांनी बदललेल्या कायदे आणि धोरणांच्या निमित्ताने पुढे आलंय. म्हणून शेतकऱ्यांना शेती सुद्धा वाचवण्यासाठी लढावं लागतंय, मच्छीमारांना नद्या वाचवण्यासाठी लढावं लागतंय. पण आपल्या सर्वांचंच हे खरोखर विचारधन हे पुढे नेलं तर निसर्गधन आपण वाचवू शकू. त्यांनी लिहिलेला मेसेज आपण सगळ्यांनी वाचलेलाच असेल. दुर्घटना जी झालेली आहे महाड आणि पोलादपूर तालुका येथे झालेल्या लँडस्लायडिंगमुळे मोठ्या संख्येने जीवितहानी झाली. 2 दिवसांपूर्वी महाड तालुक्यातील सापे आदिवासी वाडी येथे लँडस्लायडिंगचा धोका वाढलेला. आपत्ती निवारण यंत्रणा धोक्यादायक एरियामधील लोकांना सुरक्षित स्थळी जाण्यास सांगते, मात्र त्यांची कसलीही सोय करत नाही, असं त्यांनी लिहिलंय. यावर सुनीती, यावर खरोखर हे म्हणायलाच पाहिजे, आपण या रिपोर्ट मध्ये त्याच्याबद्दल लिहिलं नाहीये, पण मायग्रंट वर्कर्स, प्रवासी मजदूरांच्या निमित्ताने सुद्धा जो बात आई है वो बात है डिजास्टर मैनेजमेंट प्लानिंग की. डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स, डिजास्टर मैनेजमेंट कानून होते हुए आपदा आने के बाद उतर आता है, वो चाहे नर्मदा घाटी में हो, उत्तराखंड में हो या चेन्नई में हो या कोकण में हो. ये बहुत ही दुखद बात है और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही सशक्त ताशेरे इशारा दिया था कि जब प्रवासी मजदूरों पर हमारी केस चली कि डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान कहाँ है. कपिल सिब्बल जी ने ये सवाल उठाया था. आज वही केंद्रीय अथॉरिटी है, उसके पास स्वतंत्र फंड होता है, उसने राज्य सरकार को साथ लेकर इसमें उतरना चाहिए और राज्य सरकार ने इसके लिए आग्रह धरना चाहिए. पर राज्य स्तरीय जो इकाइयां हैं उनकी, उसने अभी पूरे पश्चिम घाट का प्लान माधव गाडगिल रिपोर्ट के आधार पर तत्काल बनाना जरूरी है, ये भी निश्चित ही. और पुनर्वास में तो पुनर्वसन स्थल कैसे होने चाहिए, इसके बारे में नर्मदा घाटी का अनुभव वर्षों का है. हम लोग सहभाग लेने के लिए, सहयोग देने के लिए तैयार है, पण बिना पुनर्वास किसी को भी खतरे में हो तो भी विस्थापन मंजूर नहीं होगा और होना भी नहीं चाहिए. मला वाटतं शैलेशजी हे पोलादपूरचेच आहेत, स्थानिक आहेत, त्यामुळे त्यांनी फार महत्वाचे इनपुट्स दिलेले आहेत. आपण त्याचाही नक्की पाठपुरावा करावा हे मेधाताईंनी पण. आणि मला वाटतं की आमच्या अहवालात सुद्धा हा एक जास्तीच्या मुद्द्याचा ठोस हे आपण दिलेला आहे. आप सब लोगों का बहुत धन्यवाद.
संजय भाई समारोह में जो बचे हुए मुद्दे होंगे और सवालों के जवाब होंगे वो जरूर अच्छी तरह से दे देंगे, इसलिए धन्यवाद देती हूँ। और हम ऋण निर्देश किया है वो महाड़ के सभी विशेषज्ञ, जानकार, अनुभवी से समीर बुल्ला जी को हम जोड़ना चाहते थे लेकिन नहीं जोड़ पाए, पर उनको भी हम संजय आगे भाई, बढ़ेंगे। संजय भाई जो NAPM के राष्ट्रीय समन्वयक है वो कृपया अपनी बात रखें और समाप्त करें। ये दुर्घटना जब, हाँ बिल्कुल, महाड़ रायगढ़ में, रत्नागिरी कोल्हापुर में ये जब हो रहा था तब अगस्त महीने के पहले हफ्ते में IPCC जो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज है, पूरे विश्व के क्लाइमेट के बारे में यूनाइटेड नेशंस ने स्थापित किया हुआ ये इंटर गवर्नमेंटल पैनल है जिसमें दुनिया भर के 2000 विशेषज्ञ उसमें काम करते हैं। उनका 6वां रिपोर्ट का एक हिस्सा प्रकाशित हुआ है अगस्त के पहले हफ्ते में। इस पैनल पे जो 2000 विशेषज्ञ है उसमें से एक विशेषज्ञ डॉक्टर जॉन बर्न, जिनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला है, तो वो रिपोर्ट में जो बातें अभी मेधाताई ने बताई वही बातें दुनिया भर के चीजों का अध्ययन करके ये रपट प्रकाशित हुए। उसमें एक महत्वपूर्ण बात जो किरण सोनावने जी ने जो सवाल उठाया था, बिल्कुल सही है कि राजनीतिक दल इसके ऊपर क्यों ध्यान नहीं दे रहे हैं, लोगों में चेतना क्यों नहीं है। इसका एक महत्वपूर्ण पहलू जो IPCC की रिपोर्ट में भी इशारा इंगित करता है वो ये है कि जो सरमाएदार है, कैपिटलिस्ट है, उनका होल्ड दुनिया भर के सभी सरकारों के ऊपर और राजनीतिक दलों के ऊपर है। और ये होल्ड इनको इस चीज के लिए अनुमति नहीं देते हैं कि लॉन्ग टर्म, जिसको हम कहते हैं दीर्घकालिक नियोजन करना, और भले ही सरमाएदारों का नुकसान हो लेकिन पृथ्वी का नुकसान न हो, पर्यावरण का नुकसान न हो, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों के लिए वो ज्यादा जरूरी है। इस तरह की नीतियां अपनाने का काम ये दल नहीं कर पाएंगे। किरण भाई, ये सिर्फ भारत की दुर्दशा नहीं है, अमेरिका और यूरोप में भी जो ग्रीन पार्टियां है, हमारे जैसे भूमिका लेने वाली जो राजनीतिक दल है, उनको भी सत्ता में आने के लिए मौका नहीं दिया जाता है, सुसंस्कृत, पढ़े लिखे, समझदार लोग होने के बावजूद। तो ये बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। और एक इशारा मैं देता हूं जिसका शुरू में सुनीति ताई ने उल्लेख किया था, 2015 में जब कोल्हापुर में ये हुआ, हमारे साथियों ने वहां काम किया, उस समय प्रकाश जावड़ेकर इसके मिनिस्टर थे पर्यावरण के, और वो उस समय टेलीविजन और ये ब्रॉडकास्टिंग के भी मिनिस्टर थे। तो टेलीविजन के किसी प्रोग्राम के लिए वो पुणे आए थे, तो पत्रकारों ने उनको पूछा कि जावड़ेकर साहब, कोल्हापुर में इतना बड़ा फ्लड आया, आप पर्यावरण मंत्री है। तो जावड़ेकर साहब ने जवाब दे दिया कि इसका पर्यावरण से कोई लेना देना नहीं है, ये निसर्ग निर्मित है। तो ये मंत्री कोई अनपढ़ है, उनको अक्ल नहीं है, ये कहना तो उनका अपमान होगा। ये सभी लोग, मंत्री हो, विपक्ष के नेता हो, राजनीतिक दल के नेता हो, ये लोग जानबूझकर अपना सोने का नाटक कर रहे हैं। और ऐसे लोगों को जगाने के लिए एक सशक्त पर्यावरणीय ताकत खड़ी करना ये बहुत जरूरी है, बात सही है। उसमें और एक दूसरा दिक्कत है कि पर्यावरण का जो भी आंदोलन विदेशों में शुरू हुआ, वो पढ़े लिखे और सुशिक्षित और धनी लोगों ने शुरू किया था। तो इसलिए शुरू से भारत जैसे देशों में ये धनिक लोगों का पर्यावरण फैड है, आम लोगों की जिंदगी से इसका कोई लेना देना नहीं। गरीबी का सवाल छोड़ो, जात समाज का सवाल छोड़ो, धर्मनिरपेक्षता के ऊपर काम करो, यही सोच वामपंथी दलों के रहे या पुरोगामी लोगों के रहे। लेकिन इसको पर्यावरण का मुद्दा जोड़ना चाहिए, ये देश में NAPM जैसे कई सारे संगठन बार बार कर रहे हैं, और विश्व के IPCC जैसे अहवाल बार बार इसको अधोरेखित कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल महत्वपूर्ण है कि पर्यावरण की एक अहमियत समाज में निर्माण करना, इसके लिए हमें कटिबद्ध होना पड़ेगा। और तभी जाकर के ये जो बाकी मुद्दे यहाँ पर आए कि डिजास्टर मैनेजमेंट है, वो डिजास्टर के बाद आता है। विलास किरोती ने जो पूर्व अनुभव बताए मारीन के, वो सवाल हो, ये इन्हीं सभी का रिश्ता फिर उसी से है कि यहाँ के अडानी, अंबानी, यहाँ के बाकी सरमाएदार, इनका जो प्रॉफिट का खेल है, उस खेल के आड़े आने वाले किसी भी तरह के काम को वो हाथ में लेने नहीं देते हैं।
राजनीतिक दलों को, लेकिन हमारे जैसे जन संगठनों को और जागरूक पत्रकारों को और अन्य संस्थाओं को ये जिम्मेदारी है कि इस पर एक आवाज उठाना। और मुझे लगता है कि ये जो रायगढ़ में हम लोगों ने शुरू किया है, साने गुरुजी राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट, NAPM जैसे साथी, यूसुफ मैली सेंटर या राष्ट्र सेवा दल मिलके ये पर्यावरण के ऊपर एक सघन तरीके से लोगों में चेतना पैदा कैसे हो, सिर्फ प्लास्टिक मत इस्तेमाल करो, कापड़ी पिशवी इस्तेमाल करो, पेड़ लगाओ, ये तो विधायक काम करना ही पड़ेगा, लेकिन पर्यावरण विनाश करने वाले जो कारनामे चल रहे हैं उसके खिलाफ खड़ा रहना, उसके खिलाफ आवाज उठाना, इसकी भी बहुत आवश्यकता है और इसके लिए हम कटिबद्ध है। और जो बातें मेधाताई ने रखी है और बाकी साथियों ने अपने बयानों में कही है, उसको लेकर के रायगढ़ में तो हम जरूर काम करेंगे ही, लेकिन अन्य जिलों में भी, रत्नागिरी में हमारे राजन इंदुलकर है, कोल्हापुर में बाकी साथी है, और ये सिर्फ रायगढ़ रत्नागिरी का मुद्दा नहीं है, जैसे मेधाताई ने बताया पूरे देश का सवाल है, उसको लेके हम सक्रिय रहेंगे, इतना ही मैं कहूंगा। और इसको आप सही तरीके से प्रसारित करें, ये मैं सभी पत्रकार भाइयों को आह्वान करता हूं। जिंदाबाद। यहाँ हम अपना ये प्रोग्राम खत्म करते हैं। मेरा निवेदन है सारे पत्रकार मित्रों से भी, और ये लाइव सुनने वाले, देखने वाले सारे हमारे साथियों को से भी, कि बहुत बड़ा आह्वान है और बहुत दूरगामी है। तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों चीजों पर हम लोगों को काम करना है। हमारा ये जो प्रेस नोट है, रिपोर्ट भी है, वो सारे सबको हम साझा करेंगे ही। आप देखिए जरूर, अपनी बात कहिए और साथ रहिए। जिंदाबाद।